Hello students, this is Anil Chilana. Welcome you in the online classes of social science. We are learning the first chapter of the history. The name of this chapter is the French Revolutions. We have so far learned that the king was not able to take proper decision, and we learned that during 18th century the French society was divided into three states: first state, second state, third state. And we learned that the people belonged to the third state had to pay all the taxes, and there were different types of taxes. One was tale was a direct tax, and tithe was a tax which was paid by the peasants to the church people, और दिस टैक्स कंप्राइजेज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो टिथे क्या था? एक टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा ये किसानों के ऊपर लगाया जाता था, और उन्हें किसानों को अपने प्रोडक्शन का 1/10 जो हिस्सा होता था उन्हें चर्च लोगों को देना पड़ता था. इसके अलावा एक टेले एक डायरेक्ट टैक्स था, और इस डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी एक बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो जो कि एवरीडे यूज़ जो आइटम्स होती थी, जैसे डेली यूज़ आइटम्स होगी या कंजम्पशंस की जो आइटम्स होगी जैसे तंबाकू या सॉल्ट, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था ये भी गरीब जनता के द्वारा या थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा ही दिया जाता था. तो इससे क्या हुआ कि पुअर पीपल वर डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे वर सफरिंग अ लॉट. तो गरीब लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, और क्योंकि वो राजा के इस डिसीजन से क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे कि राजा ने क्या किया था, द किंग हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, एंड दिस टाइम अगेन द किंग हैड डिसाइडेड दैट ऑल द टैक्स विल बी पेड बाय द थर्ड स्टेट ओनली. सो द पीपल बिलोंग टू द थर्ड स्टेट, जो लोग थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जो राजा ने एक क्या बुलाया था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था इस मीटिंग का, और दे गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट, और वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, एंड दे फॉर्म्ड द नेशनल असेंबली. उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई. द मेन टारगेट ऑफ दिस नेशनल असेंबली वाज टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. मेन टारगेट क्या था इस नेशनल असेंबली का? वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इनका मुख्य टारगेट था. एंड वाई दे वांटेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बनाना चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन? उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मुख्य उद्देश्य था बिकॉज दे वांटेड टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग. वो राजा की शक्तियों को सीमित करना चाहते थे. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मूव टुवर्ड्स द बेस्टिल फोर्ट एंड स्टॉर्म द बेस्टिल फोर्ट एंड डिस्ट्रॉयड इट. सो उस समय क्या हुआ कि जो 14 जुलाई 1789 का जो दिन था, उस दिन इसे एक हिस्टोरिक इवेंट भी कहा जाता है, और इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे. 14 जुलाई 1789 इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे इन फ्रांस. इसे फ्रांस में नेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से ही इवेंट्स की शुरुआत हुई थी. जब राजा ने लोगों को इतना एंग्री मूड में देखा, तो राजा ने क्या किया, फाइनली ही एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल असेंबली. Finally, he accepted the National Assembly as well as Constitution. The king gave approval to the National Assembly and Constitution, and he abolished the special privileges which were given to the people belonging to the first state and second states. यानी कि अब क्या था कि पहले जो था, फाइनली राजा ने क्या कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट कर लिया, और पहले जो फैसिलिटीज़ उनको दी जाती थी कि वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे, किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा. नाउ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद क्या करना पड़ा, स्पेशल प्रिविलेज और ऑफ क्लर्जी एंड नोबल्स एबोलिश्ड. यानी कि जो विशेष सुविधा दी जाती थी क्लर्जी और जो नोबल्स को दी जाती थी, उसे ख़त्म कर दिया गया. नाउ क्लर्जी एंड नोबल्स विल आल्सो पे टैक्स. अब जो क्लर्जी और जो नोबल्स हैं उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा. लैंड अंडर चर्च इज़ नाउ अंडर गवर्नमेंट. अब जो लैंड अंडर चर्च थी, अब वो किसके अंडर आ गई, वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई. बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, और चेंज गवर्नमेंट मैनेजेस 2 billion livers
एंड पेड बैक देयर लोन। इस तरह से ये जो बदलाव आए, तो ये जो गवर्नमेंट थी वो 2 बिलियन लेवर्स, उस समय की जो करेंसी थी लेवर्स, वो उन्होंने 2 बिलियन लेवर्स मैनेज किए और उन्होंने अपना लोन जो है वापस पेड कर दिया। इस तरह से 2 बिलियन लेवर्स उन्होंने इकट्ठा कर लिए। इसके बाद क्या हुआ, डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटी ऑफ द सिटीजन एंड द सिटीजन आएगा। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन क्या थे, नागरिकों को और पुरुषों के क्या अधिकार थे। नाउ पीपल हैव बेसिक राइट्स। अब लोगों के पास जो बेसिक राइट्स होने चाहिए थे वो अब उनको मिल गए। वो कौन कौन से थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, लोगों को भाषण देने का अधिकार था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय रखने का अधिकार था, उनको स्वतंत्रता थी, एंड दे वर आल्सो एंजॉइंग द राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी आल्सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट द वोटिंग राइट्स। अब उनके पास क्या आ गया था, वोटिंग राइट्स आ गया था। तो वोटिंग राइट्स कैसे होती थी, कैसे वोटिंग होती थी, क्या सभी लोगों को वोटिंग राइट्स थे? नहीं, उस समय भी वोटिंग राइट्स किन किन को थे, हम आगे पढ़ते हैं। वोटर्स, तो यहाँ पर दो तरह के वोटर्स थे, वन एक्टिव वोटर्स, दूसरे पैसिव वोटर्स। एक्टिव वोटर्स की संख्या थी 4 मिलियन। ये कौन लोग होते थे, मैन अबाउट 25 हु वर पेइंग टैक्स, जिनकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा थी और जो टैक्स पे कर रहे थे, दे वर कॉल्ड एक्टिव वोटर्स। एंड पैसिव वोटर्स, दे वर 3 मिलियन पॉपुलेशन में जो पैसिव वोटर्स थे वो उनकी संख्या 3 मिलियन थी। दे वर वुमन, चिल्ड्रन, पुअर पीपल एंड यूथ बिलो 25। इनमें औरतें थे, बच्चे थे और गरीब लोग थे, और ऐसे युवा लोग थे जिनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। तो ये जो थे क्या थे, वोटर्स थे, एक्टिव वोटर्स और पैसिव वोटर्स। अब कैसे कैसे ये वोटिंग होती थी, किस तरह से वोटिंग हो रही थी, इसे हम इस सिस्टम से पढ़ेंगे। सो वहाँ पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के लिए वोटिंग होती थी। तो वोट देने का अधिकार, जैसा कि एक्टिव सिटीजन जो थे एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन में से 4 मिलियन जो थे एक्टिव सिटीजन्स का रोल अदा कर रहे थे, और ये दो चीज़ों को चुन रहे थे। एक तो ये जुडिशरी, यानी इनके पास जजेस को चूज़ करने का अधिकार था इन एक्टिव सिटीजन्स के पास, और दूसरा था उनको इलेक्टोर्स, यानी कि 50,000 मैन, 50,000 पुरुषों को, ये जो 4 मिलियन जो लोग थे एक्टिव सिटीजन थे, आगे 50,000 इलेक्टोर्स को चुनते थे। आगे ये इलेक्टोर्स जो होते थे वो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनते थे। सो इस तरह से ये कंट्रोल किया जाता था, ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को, और लेकिन राजा के पास एक वीटो पावर होती थी कि वो जो है उसका जो सिंगल वोट है वो न्यूलीफाई द डिसीजन ऑफ द नेशनल असेंबली, कुड न्यूलीफाई द डिसीजन ऑफ द नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल कर रही थी, मिनिस्टर्स को भी नेशनल असेंबली ही कंट्रोल कर रही थी। तो इस तरह से पैसिव सिटीजन्स कौन थे, जिनके पास कोई वोटिंग का राइट नहीं था, अबाउट 3 मिलियन मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे एंड यूथ बिलो 25। दे वर आल्सो कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स।